कभी आप लोगों को ये नहीं लगा कि सारा दुनिया में अगर 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है तो ये एक पॉन्जी स्कीम नहीं है, टोपी घुमाने की स्कीम नहीं है जहां पर आप पैसे लगा रहे हो? अगर ऐसा देखिए, इस भाई साहब ने अभी बोला कि हम लोग जो पैसा जितने चिट फंड कंपनी में जमा किए हैं, इनका कहने का मतलब यही हो रहा है कि ये जमा करता और एजेंट का ही सारा गलती है। इनका कहने का मतलब है जो रेट इंटरेस्ट है वो जो दे रहा था हम लोग को सहारा 12-13%, तो उस समय एजेंट को सोचना चाहिए कि जो रेट इंटरेस्ट सारा दुनिया में अभी 6-7% चल रहा है, तो तुमको अगर 12-13% दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, तो तुमको पैसा जमा नहीं करवाना चाहिए लोगों का सहारा में। इनका कहना ये है। तो मैं उनको बता दूं कि जिस समय सहारा में पैसा जमा किए थे, हम लोग कर रहे थे, उस समय बैंक में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहा था, जो मैं सबूत प्रूफ लगा दिया हूँ। 2015 का ये पहले का सबूत है मेरे पास। उस समय बैंक भी दे रहा था अच्छा खासा, और सहारा और बैंक में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। बस फ़र्क इतना था, 2-3% का ही फ़र्क था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2-3% का ही फ़र्क था। और सहारा में पैसा हम लोग का जमा करने का दूसरा भी रीज़न था। पहला तो रीज़न था ज़्यादा फ़र्क नहीं था, और दूसरा रीज़न था कि एजेंट लोग का जो भी हम लोग का रोजी रोटी भी उसमें चल रहा था, रोजी रोटी भी उसमें हम लोग का घर चल रहा था, क्योंकि हम लोग पहले से ही शुरू से ही बेरोज़गार, अभी भी देश में 70% लोग बेरोज़गार हैं भारत में। क्योंकि सरकार नेता जो भी आते हैं बड़ा बड़ा बात बोलते हैं वोट लेने के लिए, और बाद में सब 15 किलो 3 पैसेरी हो जाता है, कोई मतलब का नहीं रहता है। तो लोग अपना पेट पालने के लिए मजबूरी में बड़े बड़े कंपनियों को लिए काम करना पड़ता है या जो। लेकिन यहाँ पे गलती हम लोग का नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मजबूरी में करते हैं, लेकिन सरकार को इसमें सोचना चाहिए। और कंपनियाँ जो रजिस्टर्ड है उसी में हम लोग पैसा जमा किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोई चलते फिरते रोड छाप कंपनी में पैसा जमा किए हैं। हम लोग जो 4 सोसाइटी में आज पैसा जमा किए हैं, और चारों सोसाइटी सरकार के अंदर में है। ये चीज़ पहले भी हम लोग कंफर्म कर लिए थे, और आज भी पूरा दुनिया को 100% सभी निवेशकों को ये चीज़ पता चल गई है कि हम लोग जो पैसा जमा किए हैं ऐसा कुछ एरुआ गिरुआ कंपनी में नहीं किए हैं। जिस तरह से LIC वगैरह बैंक वगैरह हैं, उसी तरह से ये सहारा में जो 4 सोसाइटी है ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंदर में है। ये आज पूर्ण रूप से हम लोग को पता चल गया है। पहले तो लोग कंफ्यूज भी थे कि सहारा एक चिट फंड कंपनी भगोड़ा कंपनी है, लेकिन आज 100% पता चल गया है कि पैसा नहीं मिलने का वजह सरकार और सहारा है। थैंक यू। क्लैरिटी दीजिए, देखिए पूरा देश सुन रहा है, आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा ये कंपनीज के बारे में और आप इसे शिफ्ट करें। सहारा के शॉप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने की बात कही थी, उसमें 2.26 गुना मिलना था। ओके, कितने साल में? 6 साल में। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है, ये तो कभी हो नहीं सकता है? सर वैसे तो सहारा की जितनी स्कीमें भी सब पर तो वही इंटरेस्ट था। पहले भी तो आज 64 महीने में डबल क्या स्कीम चली कोऑपरेटिव में, किसी जमाने में 14 साल में 7 गुना का स्कीम चला उसमें। तो स्कीम का हाई इंटरेस्ट होता था तभी तो पब्लिक उसमें आते थे। नहीं, लेकिन कभी आप लोगों को ये नहीं लगा कि सारा दुनिया में अगर 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है तो ये एक पॉन्जी स्कीम नहीं है, टोपी घुमाने की स्कीम नहीं है जहां पर आप पैसे लगा रहे हो? अगर ऐसा सहारा के जितने डिपॉजिटर्स थे, अगर उनको लगता है ऐसा, तो फिर आते ही क्यों? सहारा के मैक्सिमम डिपॉजिटर गांव देहात शहर में रहते हैं, और उनको जो एजेंट कन्विंस करते हैं, जो सहारा का अधिकारी कन्विंस करते हैं, वही समझते हैं। तो सर आप एज एन निवेशक बोल रहे हैं, मैं भी एजेंट्स को पूछना चाहता हूँ, क्या एज एन एजेंट नौशाद अली जी और संजीव मोदी जी, आपको ये बताना उचित नहीं था आपके निवेशकों को, क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल है, ये बैंकों में नहीं मिलती है, ना तो इंडियन बैंक ना प्राइवेट बैंक कोई देती है ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आप पैसे इसमें लगा रहे हो? सर हमारी बहुत सारे एजेंट ये सवाल का जवाब देने में गड़बड़ा रहे हैं, मैं देखा, और मेरे को बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं भी एक सहारा का एजेंट हूँ, और मैं भी अपना ज़िंदगी का सारा कमाई सहारा इंडिया में लगाया हूँ। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, तो मैं जाके ये मेरे पास पड़ा हुआ था कुछ सबूत और प्रूफ, सर जो अभी सवाल किया उनका जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ सबूत प्रूफ था, तो मैं इस सबूत प्रूफ यहाँ पर लगा दिया हूँ। सभी निवेशकों को डाउट ना हो, शंका ना हो, हम लोग के ऊपर शक ना हो, जो भी हम लोग एजेंट और जो भी हम लोग निवेशक हैं, हम लोग के ऊपर देखने वाले भारत के लोग बहुत लोग हैं जो सहारा में पैसा लगाए भी हैं और नहीं भी लगाए हैं, तो उनको शक ना हो, इसके लिए मैं ठोस प्रूफ और सबूत यहाँ पे लगा दिया हूँ कि देखिए ये सहारा ही नहीं, बैंक भी उस समय इंटरेस्ट जो रेट था वो ठीक ठाक दे रहा था, 9.5% तक, 9.5% तक, 9.45% में इंटरेस्ट लिया हूँ बैंक से। आप प्रूफ देख सकते हैं, 2015 से पहले का ये प्रूफ है,
5/10/2015। उसके पहले जो इंटरेस्ट था बैंक का वो 9.5% के लगभग दे रहा था, और सहारा भी वही 11-12% दे रहा था। तो आपको प्रूफ दिखा दिया, और भी बात आपको बताते हैं, पहले इनका बात सुन लीजिए क्या बोलते हैं। ने चुपके सहारा इंडिया का जो रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का जो टोटल जितना भी बॉन्ड था उसको रातों रात उन्होंने किशोर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी हमारे पास प्रमाण भी है, हमें जमाकर्ताओं को पता भी नहीं है। एक मिनट, एक कॉमन मैन का एक जो उसका यहाँ पे उनको रोका गया, इसलिए रोका गया, बोलने से इसलिए रोका गया कि वो जो जवाब दे रहा था वो सवाल का सही जवाब नहीं लगा उनको, इसलिए रोका गया। सवाल का सही जवाब यही है जो मैं स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूँ कि ना हम लोग को एजेंट का बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारा गलती सहारा और सरकार का है। यह है। और भाई तो जो मुझे क्या लगता है अंबर जी, पहली चीज, सहारा एक बहुत बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चिट फंड का नया कंपनी आ गया, वैसा नहीं है। उसका एस्टेब्लिशमेंट और उनके प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जो भी अधिकारी जा रहे हैं, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक कॉमन मैन में परसेप्शन आ गया कि ये देश के बहुत बड़े और ऑथेंटिक कंपनी है। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सुनिए। और दूसरी चीज, शुरू में उन्होंने दिया रिटर्न, शुरू में तो दिया ना थोड़ा बहुत, जी, तो भरोसा बढ़ गया लोगों का। तो क्या हुआ, ऐसे समय ना, आपकी बात सही कि ठीक है लालच था, हर आदमी को लालच होता ही है कि भाई मैं 4 पैसे लगाऊंगा, मेरे को 10 पैसा मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कॉमन मैन का उतना दोष नहीं है जितना सरकार का दोष है कि जो ऐसे स्कीम को वेरीफाई नहीं कर रही है, किसी को भी परमिशन दे रही है लोगों को लूटने का। मुझे ऐसा लगता है, आप ये एंगल से भी सोचिए। मैं मेरा ओपिनियन फाइनल नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एक कह रहा हूं कि मैंने कॉमन मैन को देखा है। सर मेरा पॉइंट ये है, आपको जो बोल रहे हैं राइट, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी सहारा पे केस चल रहा था सेबी का, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हेवी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या हाउसिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पे, और उसके बाद क्यूसॉप बना, तो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट आपको तो पता था कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, सहारा का क्या हाल हो रहा है। और क्यूसॉप बनने के बाद भी अगर आप लोग सहारा का ये क्यूसॉप का इन्वेस्टमेंट आपने पब्लिक को बेचा, तो कहीं तो आपके मन में भी होना चाहिए था कि भाई ये कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। सर मैं बीच में एक अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को। हाँ, आपको भी इसके बाद में आप इनके बाद में आपको। जब हुई थी ना सर 1 फरवरी 1978 को, तो सहारा ऐसे ही व्यवसाय करते थे, 2000 रुपए की पूंजी से शुरुआत की थी। सहारा को 1987 में आरएनबीसी का लाइसेंस मिला, जो आरबीआई की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के गाइडलाइन में आती है। रिजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी, जहां एक प्रावधान था कि आप मार्केट से जितना पैसा उठाएंगे 90% पैसा आरबीआई के गाइडलाइन में रखना होगा और 10% पैसा अपने व्यवसाय। ये क्या हुआ सर, वहां से उसके विश्वास का सिलसिला चालू हुआ और हम लोग भी कस्टमर तक जाकर के वही बात को बताते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सहारा को जब दबाव देने लगे सरकारी गाइडलाइन वाली संस्थाएं, तो धीरे धीरे वो वहां से हटने लगा और वो व्यवसाय को वहां से समेटते अंत तक हमारे अंदर वही विश्वास था और वही गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट। ठीक है, उनको दीजिए माइक, अभी वो कल से उनकी। प्लीज क्वेश्चन सर, आप इस क्वेश्चन पे मैं जवाब दूंगा, एक बार क्वेश्चन फिर तक कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी 2 सहारा कंपनियों पे सेबी का केस चल रही थी, जिसमें शायद जजमेंट भी है, अगर इफ आई एम नॉट राइट सर, कि खाली ये 2 कंपनियों के ऊपर जजमेंट है कि पैसे वापस करने हैं, और वहां पर पीछे से सहारा ने क्यूसॉप निकाल के पैसे इन्वेस्टर्स को बुद्धू बना के दूसरे जगह रख लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो एजेंटों का भी हाथ है कि अगर आपको मैक्सिमम 9% आपको ये मिल रहा है, पे बैक मिल रहा है, जो कि एक ट्रांजैक्शन में 9% यानी सारा साल का ब्याज हो गया, और उसमें आप लोग ने कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के एजेंट्स बन के आपको पता था केस क्या हो रहा है, ये आप इन्वेस्टर्स को शायद नहीं बता के या उनको नहीं वार्निंग दे के अगर आपने पैसा शिफ्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या कहीं ना कहीं आप लोग भी दोषी रहे होंगे। सर 8वां महीना में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का सर डिसीजन था, जो सेबी के द्वारा कहा गया था कि हमको 24,000 करोड़ वापस कीजिए। सहारा इंडिया ने ऑलरेडी बैक डेट में 4था महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना और 7वां महीना में रातों रात सारे सिस्टम को लगा करके A to Z डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करके क्यूसॉप में रख दिया था। सर यही एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं?
एकदम से कंप्लीट प्लीज कीजिए सर जी। डॉक्यूमेंट को सर बैक डेट में उसको कन्वर्ट करके रखा गया था। उसके बाद सुब्रत राय के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा था कि यदि आप सेबी से पैसा लोगे तो आपको कोर्ट का चक्कर मारते मारते जूता घिस जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको मैं दूंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, लंबा समय से मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सर जी, मैं आपके तरफ ही हूँ, मैं आपके तरफ ही हूँ, आप शांति से बात कर लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोर्ट में एक सबूत दीजिए कि 4 महीना पहले क्यूसॉफ्ट में पैसा शिफ्ट किया गया, जो एक बहुत बड़ा इलीगल चीज है। एक नहीं सर, 1 करोड़ सबूत देंगे सर, एक नहीं। डॉक्यूमेंट्स दिए, ठीक है। और हम लोगों ने उन पर भरोसा करके, भगवान से भरोसा करके उसकी बातों को माना और कन्वर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में सर जाना एक आम आदमी की बस की सर औकात की बात नहीं है सर। एकदम से, एकदम से। एक मिनट उसको क्लियर कर देते ना, हम बोले। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं सर एक चीज और मैं बताना चाहूं, जो आपने कहा कि विश्वास की बात है या एजेंट को नहीं पता था। जिस क्यूसॉफ्ट के हम बात कर रहे हैं, क्यूसॉफ्ट को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया कि एक ही दिन में एक ही समय पर हजारों, पूरे देश के अंदर हजारों क्यूसॉफ्ट दुकानें खोल दी गई और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सुब्रत राय ने बनाया। ये परेड चला मिलावट के खिलाफ जंग जिसको कहा जाता है। और उसके प्रचारक जो है करते थे वो बड़े बड़े इस सदी के महानायक हुआ करते थे। तो साहब, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये देश जो है भावनाओं का देश है। जब ये बातें सामने आई तो हमें कैसा महसूस होगा, जबकि सुब्रत राय ने, भैया ने बताया कि ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया था मीटिंग के द्वारा कई बार, एक बार नहीं कई बार, यहां तक कि इनके जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी हम लोगों को बार बार कहा गया कि अगर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान आप चाहते हैं तो क्यूसॉफ्ट में कन्वर्ट करवा दे। जबकि बहुत सारे क्यूसॉफ्ट का हम लोगों ने कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं कराया, कंपनी ने ऑटो कन्वर्ट उसको कर दिया, ऑटो कन्वर्ट। और जबरदस्ती ऑटो कन्वर्ट का मतलब कि रातों रात कंप्यूटर चला के फर्जी किया गया वो सब। ऑटो कन्वर्ट कर देगा और साफ सुथरी भाषा में बोल दिया गया कि जो भी इसको लाएगा, बल्कि कुछ एजेंट ऐसे भी ने जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिन एजेंटों ने इसका विरोध किया, उन जमाकर्ताओं के पास या तो वे अपने लोग भेजने लगे या खुद उनके अधिकारी उन जमाकर्ताओं के पास जाके उल्टी सीधी बातें बता के, यही सब चीजें बता के उनके डॉक्यूमेंट, यानी कि रियल एस्टेट हाउसिंग के डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करा दिया ऑफिस पर और उनको क्यूसॉफ्ट के बॉन्ड वापस कर दिए। अब सर, हम बस यही जानना चाहते हैं कि विश्वास करे तो करे किस पर। अभी जो कल भैया ने भी बताया था कि जिसको भगवान मानते हैं, जिसकी पूजा तक की करते हैं, वो व्यक्ति अगर मीटिंग के दौरान हजारों लाखों लोगों के बीच में कोई बात कहता है तो क्या उसकी बातों पे विश्वास ना किया जाए? तो हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमने कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय की बातों पर और उनके अधिकारियों पर विश्वास किया। यही हमारा अपराध है। अगर ये वास्तव में अपराध है तो ठीक है, जो सजा हमारे लिए मुकर्रर होती है वो सजा हमको दी जाए। नहीं, अपराध आपका नहीं है। अगर ऐसा है तो एक्चुअली ये बेचारे सर, एज एन एमएक्यूज क्यूरी मैं उनका बात समझ गया। थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर, इनका जो एक पॉइंट है प्रेस बात बाजू में रख के, क्या ऑटो कन्वर्ट किया गया 3-4 महीना पहले? हाँ, तो ये आई थिंक 100% इलीगल है। हाँ, तो इसमें जरा कोर्ट प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, क्या ये कंप्लीटली इलीगल है? ऑटो कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो बिना इन्वेस्टर्स के परमिशन के? तो ये एक हिसाब से तो चोरी हो गई। तो ये प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए, हमारा वार्ता का यही है कि हम कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल सके। ठीक है, बोलिए सर। हाँ, मैं क्लियर। हाँ बोलिए सर। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो सहारा की 2 विवादित कंपनियां थी, सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस दोनों के अंदर जो स्कीम चला की थी उसका नाम था एवोर्ड बॉन्ड, जो 6 साल 7 महीने में डबल दिया करती थी। निर्माण बॉन्ड, MIS की स्कीम, ये सब वगैरह था। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सर को हमने कल 2 एडवाइस दिया था। वो एडवाइस कहने का मतलब है कि सहारा जो अपने कार्यालय से जमाकर्ताओं का भुगतान करता था तो एक पेमेंट एडवाइस कंप्यूटर से निकाला जाता था और उस पर जमाकर्ता का सिग्नेचर होता था और तब वो पैसा या तो पेमेंट होता था
या दूसरी कंपनियों में री इन्वेस्टमेंट होता था। वो दोनों एडवाइस को आप निकाल के फिर से देख लीजिए सर, वो दोनों स्कीम उसी दो कंपनियों का है, रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का, और उसमें जो भुगतान दिखाया गया है वो 99,000 से ऊपर का है, जबकि अपने इंडियन लॉ में स्पष्ट है कि 19,999 रुपए से ऊपर किसी को कैश आप नहीं दे सकते हैं। उस एडवाइस में लिखा हुआ है कि हमने कैश में इतना पैसा दिया, 99,000 रुपया। तो आप बोल रहे हैं क्या एक तरफ से पेमेंट दिया गया लेकिन दिया नहीं? पेमेंट दिया ही नहीं गया, दूसरा advice केवल बना एक के- काउंटर से एडवाइस निकाला गया और उस पर चिपकाया गया रेवेन्यू टिकट। बहुत सारे में फर्जी सिग्नेचर हुआ और बहुत सारे सिग्नेचर जमाकर्ताओं से करवाया भी गया है, ऐसा नहीं बैकडेट में करवाया गया है। और उसके बाद में सीधे सीधे फर्जरी है कि जब आपको 20,000 रुपया तक ही कैश पेमेंट देना है तो आप अपने एडवाइस में 99,000, 90,000, 60,000 का एडवाइस कैसे छाप रहे हो? ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? सर आई एग्री विथ हिम, आप ये भी पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और मैं दिया हूं सर को सर, और भी चाहिए तो जितना चाहिए उतना आपको पूरे देश भर से आप केवल ईमेल आईडी जनरेट कर दें और लोगों को सहारा के साथ जो फर्जरी हुआ है, जिनको जबरदस्ती क्यूसअप में लाया गया था, वो अपना ईमेल के द्वारा अपना सारा डिटेल भेज दें। आज भी लोग सर इतना ईमेल भेज देंगे कि आप रिसीव करते करते थक जाएंगे। क्या है, हमको पता है जी सर, लेकिन जो कल जो ऑब्जेक्शंस है उनको ये लग रहा है कि मैं तो आमंत्रित करता हूं सर, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं चाहे वो जिस प्लेटफॉर्म पर चाहे यहां चाहे तो यहां, हमारी आज का कहें तो हम कल फिर से रुक जाएं, और जब चाहे जहां चाहे सहारा के जो भी अधिकारी हो या सहारा इंडिया का चेयरमैन हो, जिनकी भी औकात है, सॉरी लैंग्वेज गलत बोल दिए सर, जिनका भी लगता है कि हम अच्छे तरीके से अपने को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम में से किसी एक व्यक्ति को चुन लें और वो जितना चाहे उतने लोग चले आवे, हम एक व्यक्ति उनका सारा चीज को डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। मैदान में जवाब देंगे सर। सुनिए सुनिए, दो चीजें, जोश में होश नहीं खोने का, क्या करने का। भाई आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है। आपका तो ग्रीवेंस हम लिख ही रहे हैं, सहारा कंपनी को क्वेश्चनरी हम बना रहे हैं। सही बात। ये सवाल है जी। 10, 20, 50 जो भी सवाल बनाने के, सवाल का जवाब दो। जवाब नहीं देना इसका मतलब है कि एलिगेशंस आर एक्सेप्टेड। झूठा जवाब देना है तो आईपीसी 192, 193 की तैयारी रखना उन्होंने। अगर इंसानियत है, अगर हो सकता है कि तो आपके कुछ डाउट हो, आपको हो सकता है ऐसा मान के चलेंगे, हम ऐसा मान के चलते कि आपके 80% आरोप गलत है, ऐसा उनका कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो उनका चीज लाकर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमको टीवी शो जैसा डिबेट नहीं करना है। क्यों पता है क्या, जिसकी बाजू कमजोर होती है ना, वो सिर्फ चिल्ला के विषय को डाइवर्ट करना चाहता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी का मेन विषय चल रहा है कि सहारा के लोगों को भुगतान होना चाहिए। स्ट्रॉमैन फैलेसी में वो क्या कहेंगे पता है, जिन लोगों ने कमीशन लिया था उन्हीं लोगों ने एक्चुअल गुमराह किया, वो कमीशन का पैसा कितना, मतलब आप समझे क्या बात को, वो विषय पे घुमा के मेन विषय बाजू में रख के चर्चा उधर ले जाने का प्रयास डिसऑनेस्ट लोग करेंगे। तो हमको उसमें जाना ही नहीं, हमको बहुत शांति से राइटिंग में दिस इज नोटिस, लीगल नोटिस जाएगा एडवोकेट की तरफ से, 2 हफ्ते का समय सरकार को भी, सहारा प्रबंधन को भी, और अमेकस हो या फिर आशुतोष जी का है, हाँ आशुतोष जी भी सहारा न्यूज चैनल पे कितने साल थे, 13 साल, ठीक है। देखिए इनका भी पीएफ ग्रेड छुट्टी रुका हुआ होगा सर, वो भी नहीं मिला होगा। तो एक ख्याल में रखना, इसमें प्राइमा फैसी अगर आरोप साबित हो रहा है, 120B ऑफ आईपीसी, 34 ऑफ आईपीसी, हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉय मतलब उनका प्रबंधन, डायरेक्टर, सभी लोग, हर व्यक्ति इक्वली लायबल रहेगा सेम पनिशमेंट के एज दैट ऑफ द मेन ऑफेंडर। तो कुछ बोलना चाहता हूं।
हाँ, तो अभी आज का जो कार्रवाई है सहारा का, आज हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। सर मैं कुछ कहना, ठीक है, आपको और 5 मिनट और 10 मिनट लेंगे सर। ठीक है, 10 मिनट लीजिए। सर अच्छा 1 मिनट, ठीक है, इनका सुनने से पहले 2 मिनट चैतन्य, द्रौपदी मुर्मू जी, इनका वीडियो प्ले कीजिए, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है। आपका केस आपको लगेगा हमारे देश की जो फर्स्ट नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने सेम आपकी वेदना, ये वेदना सिर्फ सहारा की ही नहीं है, इस देश के हर आम आदमी की है, उसको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को सबके सामने कहा है। ये एक देखिए, वो हमारे लिए एक पैरेंटल हैंड है, एक फैमिली का जो हेड होता है, उस तरह से हमारी माननीय राष्ट्रपति जी है। उनकी एक्चुअल में ये प्यार से डांट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो आपके केस को सपोर्ट करती है। आप वीडियो चलाइए। जो हाँ, आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ, जहाँ कोई भी ऐसी जो पैदा हुई थी, जब ये थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रॉपर कहते हैं, गुरु को न मानी बनोरो गुरु ही साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे, क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत, जमीन, जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहां को बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैं आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव में बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाईकोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाईकोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, वो सी मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए।
लेकिन ऐसे दो सुप्रीम कोर्ट जज, एक है टी.के. मोहंती और एक है डी.एन. पटेल। डी.एन. पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो नहीं, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको, उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रिएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहां के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या धोखा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहां तो अपना एक संस्था बना है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार टी.के. मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस को खत्म कर दिया। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहां का उनको इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। और डी.एन. पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोग को क्या उनके ऐसे करते रहा, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A-B ऐसे कैटेगरीज करो और उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आगे उनको हम स्किल कर सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज खत्म होता था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोसाइटीज है, बहुत सारी चीजें गांव में ही खत्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं,
उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारे बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और सारा जेल बनाने का ये क्या जरूरत है? कौन करना चाहिए? मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर है, और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज को आप समझिए। ये वार्निंग है, जो नहीं रखा आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, आप समझ लो। एक दूसरा वाला है जो है ना, वो खास सहारा के केस के लिए परफेक्ट बैठता है। दूसरा और 1 मिनट का है। हम लोगों ने भी तो लिख के दिया था मैडम। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग कई बड़े बड़े गुनाह करके जिंदगी भर बाहर घूमते हैं, जैसा आपका आरोप है। आपकी बात राष्ट्रपति जी ने रखी, और सादा गरीब आदमी, उसको तो पता भी नहीं क्या सेक्शन क्या नहीं, सिर्फ थप्पड़ भी मार दिया और कभी नहीं भी मारा, तब भी सालों साल जेल में है। तो जुडिशरी क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक है, लेकिन ऐसे मुझे, हम जनता के लिए, वी आर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो उसके लिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सबने मिलकर विचार करना चाहिए। देश को तरक्की पर ले जाना है। ये तुम ये क्या सोल्यूशन दे रहे हो कि जेल बढ़ाओ, ओवर क्राउडेड है, ये सोल्यूशन हुआ क्या? तो ये एक है। और सेकंड वाला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी जो लोगों को न्याय नहीं मिलता, जैसा कि आपको आपके केस में हो रहा है, उस बारे में उन्होंने कहा है। तो ये एक्चुअली देखिए, दो किस्से हुए हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जम्मू कश्मीर को एक प्रोग्राम में गए। उनके बाजू में वहां पर वन ऑफ द लीडर महबूबा मुफ्ती थे। तो उन्होंने क्या कहा मुफ्ती जी ने, अरे हमारा 370 का केस आप ले नहीं रहे। बस वहां से आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। राष्ट्रपति जी ने बोला आज तक क्या किया? ये पूछता है भारत, ये पूछना चाहता है ये देश। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे जो हायर अथॉरिटी है माननीय राष्ट्रपति जी, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, और दूसरे बातों के लिए 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रोज चल रही है, और ऐसे लोग, उस दिन हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो पिटीशन यहाँ फाइल किया है जिस व्यक्ति ने, वो तो इस देश को अपना देश ही नहीं मानता, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। तो इस देश के संविधान में जिसका विश्वास नहीं है, उसका पिटीशन आप कैसा सुन रहे हो? तब फिर संजय किशन कौल साहब, जज साहब ने बोला, हाँ पहले एफिडेविट दो कि हमारा संविधान में विश्वास है, देश को हम हमारा देश मानते। तो ये, लेकिन मुझे इतना बताइए, 370 हट गया, रह गया, ये ऐसा इतना कौन सा बड़ा मसला हो गया? या 4-4 हजार लोगों ने सुसाइड किया, 13 करोड़ परिवार, शायद हमारे। मैं सबसे पहले जो भी अभी आपको बताया, सुनाया, इतना सारा जानकारी दिया, सबसे पहले उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी निवेशक, जो भी व्यूअर, जो भी सब्सक्राइबर, मेरे जो भी साथी दोस्त मेरे हैं, जो भी यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको भी जो ये वीडियो को शूट किया है, जो इस वीडियो को मतलब जो साथ दिया है, सहारा के रिलेटेड जो भी बात बोलते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग को लगता है कि पैसा दिलाने में मदद कर रहा है, उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल पे मैं दूसरे का वीडियो डालता हूं, किसी और का अगर वीडियो डालता हूं, वैसे तो मैं बहुत कम डालता हूं, नहीं डालता हूं, लेकिन कभी अगर डालता हूं तो इसका रीज़न यही है कि मैं
बहुत लोगों को कन्फ्यूज ही करके रखा है। सुब्रत रॉय के तरफ से जो उनका टीम है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, जैसे कि बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, वो कन्फ्यूज करके रखा है। उन्होंने सरकार और सुब्रत रॉय के सपोर्ट में ही सारा बात किया है आज तक। टीवी चैनल में आप देखे होंगे, कभी भी हम गरीबों के सपोर्ट में काम नहीं किया है, इसलिए हम उसको क्लियर करना के लिए ये चैनल बनाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।